Hello everyone, welcome back. Friends, in today's video lecture, we will read about realism. जो रियलिज्म का आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है ना इंटरनेशनल रिलेशंस में, इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम. सो फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत हम थ्यूसिडाइड्स के एक कोट से करते हैं. थ्यूसिडाइड्स ने एक बार बोला दैट पीस इज एन आर्मिस्टाइस इन अ वॉर दैट इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन. जो दुनिया में शांति है ना, वो एक तरीके का युद्ध विराम है उस युद्ध में जो लगातार चल रहा है. इस कोट से थ्यूसिडाइड्स ये बताना चाहते हैं दैट जो वॉर है ना, वॉर इट इज ए परमानेंट फिनोमिना. वॉर ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का परमानेंट फीचर है, परमानेंट फीचर. एंड जो पीस है ना, पीस शांति, वो टेम्परेरी इन नेचर है. इनके इस कोट से ये पता लगता है, वो बोलते हैं कि शांति पूरे तरीके से दुनिया में कभी नहीं रहेगी, टेम्परेरी रहेगी. कोई ना कोई नेशन स्टेट्स, कोई ना कोई कभी ना कभी आपस में टकराते रहेंगे, और वो रियलिटी भी है. फ्रेंड्स, जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, ये फॉर्मली देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास डेवलप हुआ. इट केम इन टू बींग ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. बट अगर रियलिज्म की रूट्स को ट्रेस करें हम, तो हमने थ्यूसिडाइड्स जो ग्रीक फिलोसोफर थे, इनके कोट से देख लिया कि रियलिज्म की बातें ये भी करते हैं. एंशिएंट ग्रीस में भी रियलिज्म डिस्कोर्स प्रेवलेंट था. देन फ्रेंड्स, हमने मैकियावेली पढ़ा है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में. मैकियावेली भी पावर सेंट्रिक व्यूज देते हैं अपने प्रिंस को. देन कौटिल्य भी हमने पढ़ा है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, कैसे वो पावर सेंट्रिक थॉट्स देते हैं. एज वेल एज हमने फ्रेंड्स थॉमस होब्स भी पढ़ा है मिडिवियल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, जिसमें वो बताते हैं दैट मैन इज ए पावर सीकिंग एनिमल, मैन इज ईगोइस्टिक, ही इज क्रूअल बाय नेचर. सो रियलिज्म की जो रूट्स है ना फ्रेंड्स, वो थ्यूसिडाइड्स, मैकियावेली, कौटिल्य, थॉमस होब्स, इन सब थिंकर्स, इन सब फिलोसोफर्स से हम ट्रेस कर सकते हैं. अब आइए देखते हैं कि रियलिज्म जो इंटरनेशनल रिलेशंस में है, उसके क्या फीचर्स हैं. रियलिज्म इन आईआर. सी, अगर आपसे कोई पूछता है कि रियलिज्म इन आईआर क्या है, तो आपको सिंपली बताना है दैट इन द डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, रियलिज्म इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट एम्फेसाइजेस द कॉम्पिटिटिव एंड कन्फ्लिक्चुअल साइड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर रियलिज्म एक वो विचारधारा है, एक वो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो बोलता है कि जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं ना इंटरनेशनल रिलेशंस, वो उनकी विशेषता है कॉम्पिटिटिव और कन्फ्लिक्चुअल. यानी वहाँ पे आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा नेशन स्टेट्स के बीच में, वो कंपटीशन में रहेंगे, एक दूसरे को कॉम्पीट आउट करना चाहेंगे. एज वेल एज कन्फ्लिक्चुअल, वो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे ओवर सेवरल इश्यूज. सी, तो ये बिल्कुल छोटी सी आप एक इंट्रोडक्टरी लाइन भी लिख सकते हैं. अगर आपके पास रियलिज्म के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको सिंपली लिखना है कि रियलिज्म एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो बात करता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ना, दे आर कॉम्पिटिटिव एंड कन्फ्लिक्चुअल. उनकी विशेषता है कि वो कॉम्पिटिटिव और कन्फ्लिक्चुअल है. अब फ्रेंड्स, बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन है रियलिज्म की, उनके ऊपर फोकस करते हैं. जो रियलिज्म आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, वो बोलता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, उनके अंदर अगर कोई प्रिंसिपल एक्टर है ना, दैट इज नेशन स्टेट. एक चीज और आप याद रखेंगे, वो क्या है कि प्रिंसिपल एक्टर जो इंटरनेशनल रिलेशंस में है, दैट इज नेशन स्टेट्स. जो राष्ट्र है ना, राष्ट्र, वो बिल्कुल अहम, वो बुनियाद है अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की. सो नेशन स्टेट क्या है? प्रिंसिपल एक्टर. इसे भी आप याद रखेंगे. रियलिस्ट फ्रेमवर्क बोलता है दैट देर आर इंडिविजुअल्स, देर आर ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन इनकी जो पावर है दैट इज लिमिटेड. वहीं जो नेशन स्टेट की जो पावर है ना फ्रेंड्स, दैट इज अनलिमिटेड. नेशन स्टेट्स कुछ भी कर लेते हैं. तो रियलिज्म की ये एक बेसिक फाउंडेशन है. तो आप याद रखेंगे दैट रियलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्पिटिटिव एंड कन्फ्लिक्चुअल साइड ऑफ आईआर. और ये बोलता है कि नेशन स्टेट्स प्राइम एक्टर्स हैं, प्रिंसिपल एक्टर्स हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के. सेकंड अजम्पशन ऑफ रियलिज्म इज रियलिज्म पोस्टुलेट्स दैट स्टेट इज अ यूनिटरी एक्टर. स्टेट जो है ना, वो एक यूनिटरी एक्टर है. यूनिटरी एक्टर का मतलब वो एक आवाज में बात करता है. जब जब नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने की बात आती है ना, वेन एवर देयर अकर्स अ डिबेट अबाउट नेशनल इंटरेस्ट, तो जो स्टेट्स होते हैं ना, उनके अंदर किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं होता.
वो सब अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, और स्पेशली इन टाइम्स ऑफ वॉर, अगर युद्ध छिड़ जाता है ना तो वो पक्का ही नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे। और ये जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, ये ही मतलब इट 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 इम्पेल्स, यही मजबूर करता है स्टेट्स को कि वो एक ही आवाज में बात करें, एक ही विचार रखें, और वो विचार क्या है? नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना। नेक्स्ट इज, अगली असम्पशन क्या है रियलिज्म की? दैट डिसीजन मेकर्स आर रेशनल एक्टर्स इन द सेंस दैट रेशनल डिसीजन मेकिंग लीड्स टू द परस्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अब रियलिज्म बोलता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो नेशन स्टेट्स के जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, वो रेशनल एक्टर्स हैं, वो समझदार हैं। वो समझदार किस तरीके से हैं? बिकॉज उनकी जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो क्या करती है? नेशनल इंटरेस्ट्स को सेफ गार्ड करती है, नेशनल इंटरेस्ट्स को सेफ गार्ड करती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है रियलिज्म की, आप याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स, ये नेशनल इंटरेस्ट टर्म काफ़ी बार आ चुका है, आइए इसको भी देखते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है। सी, नेशनल इंटरेस्ट को आप बोल सकते हो कि जब कोई भी एक नेशन स्टेट इस तरीके से एक्ट करे, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये हो जाए कि वो अपने कंट्री की टेरिटरी, अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी, अपने सिटीजन्स जो हैं उनकी इकोनॉमिक वेलबींग को किसी भी मायने में कॉम्प्रोमाइज ना करे। मतलब अपने नेशन स्टेट्स की टेरिटरी को सेफ रखे, वो सिटीजन्स को सिक्योरिटी दे, इन सिटीजन्स की इकोनॉमिक वेलबींग एश्योर करे। एज वेल एज नेशनल इंटरेस्ट होता है जब एक कंट्री, उस कंट्री की जो वैल्यूज़ है ना, उन वैल्यूज़ को वो प्रमोट करे, जिससे उसका नेशनल कैरेक्टर जो है ना वो फ्लरिश करे। ये सब नेशनल इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया अपनी टेरिटरी सिक्योर करेगा, ये इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है। वो अपने सिटीजन्स की सुरक्षा करेगा, उनकी इकोनॉमिक वेलबींग एंश्योर करेगा। एज वेल एज इंडिया वो वैल्यूज प्रोफेस करता है जिससे इंडिया का खुद का जो कैरेक्टर है इंटरनेशनल लेवल पे वो थोड़ा अच्छा दिखे। सो इस तरीके से कहा जाता है कि नेशनल इंटरेस्ट प्राइम ऑब्जेक्टिव है स्टेट्स का। ओके, अगली अजम्पशन क्या है फ्रेंड्स रियलिज्म की? दैट इज स्टेट्स लिव इन अ कंटेक्स्ट ऑफ एनार्की। कंटेक्स्ट ऑफ एनार्की, जो स्टेट्स है ना दुनिया में, जो राष्ट्र हैं, वो एनार्की, एनार्की मतलब लॉलेसनेस, इंस्टेबिलिटी, एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां पे एनार्की है। एनार्की क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ना कोई भी ऐसी संस्था या ऐसी बॉडी नहीं है जो इनके बिहेवियर को डिक्टेट करे और इनको बोले कि थोड़ा सा लिमिट में रहो या कंट्रोल करो, कुछ खास तरीके के एक्ट मत करो। इसलिए रियलिज्म बोलता है कि स्टेट्स लिव इन अ कंटेक्स्ट ऑफ एनार्की। वो किसी की मानते ही नहीं है, उनके ऊपर कोई है ही नहीं, इसलिए आपस में टकरा रहे होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आप एक कीवर्ड याद रखेंगे, दैट इज नो वन टू कॉल। स्टेट्स कैन अल्टीमेटली रिलाई ऑन देमसेल्व्स, यानी स्टेट्स एनार्की में रह रहे हैं और जब उनके ऊपर मुसीबत आती है या किसी भी तरीके का चैलेंज आता है तो वो किसी को भी कॉल नहीं करते। उनको केवल अपनी जो स्ट्रेंथ है ना उसके ऊपर रिलाई करना होगा। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यूक्रेन रसिया के साथ वॉर में इंडल्ज्ड है। अब यूक्रेन ने खूब मदद ले ली, डायरेक्टली कोई मदद मिल रही है यूक्रेन को? नो डाउट वेस्टर्न कंट्रीज उसको मॉनेटरी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, एज वेल एज उनको आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं। बट क्या कोई भी कंट्री जो नेटो का है वो यूक्रेन के साथ डायरेक्टली आ रहा है? बिल्कुल डायरेक्टली रसिया के साथ लड़ने के लिए नहीं। सो इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे एनार्की है इंटरनेशनल रिलेशंस में और कैसे कोई भी मदद करने नहीं आता। नो वन टू कॉल, अल्टीमेटली सेल्फ हेल्प ही है जो काम आती है। ओके, नेक्स्ट इज रियलिस्ट्स बिलीव। रियलिस्ट्स का मानना है दैट आर सेल्फिशनेस, आर एपिटाइट फॉर पावर एंड आर इनएबिलिटी टू ट्रस्ट अदर्स लीड्स टू प्रिडिक्टेबल आउटकम्स। रियलिस्ट्स बोलते हैं, जैसा होब्स ने कहा था ना कि मैन सेल्फिश है, उसके पास एपिटाइट है पावर की, वो विश्वास नहीं करता दूसरों में, वही बातें रियलिस्ट देखिए बात कर रहा है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंसान की, इसकी वजह से दूसरा आदमी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता और इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ना ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया जाता है। और यही कारण है कि दुनिया में थ्रू आउट हिस्ट्री वॉर एक परमानेंट फीचर बन के रह गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखते हैं अब
फ्रेंड्स हमने देखिए रियलिज्म जो है, क्लासिकल रियलिज्म, उसकी बिल्कुल बेसिक बातें देखी। पहले देख लिया कॉम्पिटिटिव और कन्फ्लिक्चुअल साइड पे फोकस करता है, नेशन स्टेट्स को प्रिंसिपल एक्टर मानता है, स्टेट्स यूनिटरी एक्टर हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं दे आर रेशनल एक्टर्स, और वो एनार्की के माहौल में रहते हैं, एज वेल एज ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं नेशन स्टेट्स के। ओके फ्रेंड्स, नाउ हैंस मोर्जेंथाउ। फ्रेंड्स हैंस मोर्जेंथाउ एक क्लासिकल रियलिस्ट है। इन्होंने भी कुछ फीचर्स बताए रियलिज्म के, कि रियलिज्म की क्या विशेषताएं हैं। आइए उनको देखते हैं। हैंस मोर्जेंथाउ बोलते हैं दैट पॉलिटिक्स लाइक सोसाइटी इन जनरल इज गवर्नड बाय लॉज दैट हैव रूट्स इन ह्यूमन नेचर। मोर्जेंथाउ का मानना था कि जो पॉलिटिक्स है ना, ये ह्यूमन नेचर जो है ना उससे गवर्न होती है। मनुष्य का जो स्वभाव है ना उसके हिसाब से राजनीति चलती है। अब हैंस मोर्जेंथाउ बिल्कुल प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करते हैं, और हमने ऊपर देखा भी कि ह्यूमन नेचर कैसा है, सेल्फिश, एपिटाइट फॉर पावर, वो ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे को। तो इन सब चीज़ों से ही पॉलिटिक्स चल रही है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो रही है। एक तो ये फीचर था, हैंस मोर्जेंथाउ ने एक ये फीचर दिया रियलिज्म का। देन मोर्जेंथाउ बोलते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ना मोरालिटी कुछ काम नहीं आती। वो बोलते हैं कि ही एम्फेसाइज्ड ऑन पावर ओवर मोरालिटी। वो बोलते हैं जो भी कुछ है ना वो पावर है, पावर। मोरालिटी आप इंसानियत की, अच्छा काम करो, भला करो, सबसे प्यार करो, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। वो बोलते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स है ना उसमें केवल और केवल पावर काम आती है। ठीक है। थर्ड, वो बोलते हैं दैट इंटरेस्ट इज ऑलवेज डायनामिक, यानी नेशन स्टेट्स के जो इंटरेस्ट है ना, उनके जो स्वार्थ हैं, दे आर नॉट फिक्स्ड। हर नेशन स्टेट के इंटरेस्ट बदलते रहते हैं और वो इसी के हिसाब से एक्ट करते हैं। नेशन स्टेट्स ये नहीं देखेंगे कि क्या सही है या क्या गलत है। उनकी एक प्रेजेंट मूवमेंट में उनके जो इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने के लिए उनको लगेगा ना कि ये ठीक है, वो यही एक्ट कर जाएंगे। इंटरेस्ट हमेशा डायनेमिक है, बदलते रहते हैं। आज इंडिया का कोई कंट्री फ्रेंड है, हो सकता है इन फ्यूचर और इन पास्ट वो इंडिया का बहुत ही बड़ा एडवर्सरी रहा हो। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल एक तरफ इंडिया है, एक तरफ रसिया है। रसिया ने फ्रेंड्स मान लीजिए यूक्रेन पे अटैक किया, और आपने न्यूज़ में सुना होगा ब्यूका मैस करे, बहुत ज़्यादा बच्चे मारे गए। लेकिन क्या इंडिया ने इस एपिसोड को ऐसे क्रिटिसाइज किया? क्या डायरेक्टली रसिया को क्रिटिसाइज किया यूएन में जाके और ऐसे कुछ? नहीं। क्या कोई रिजोल्यूशन लेके आया इंडिया? नहीं, क्योंकि इंडिया के इंटरेस्ट डायनामिक है फ्रेंड्स। वो कभी मतलब हर कोई भी नेशन स्टेट हो, चाहे इंडिया हो या कोई भी हो, वो ऐसे करेंगे नहीं। उनको अपने इंटरेस्ट, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है बस। ये मोर्जेंथाउ बोलते हैं। ओके, अब मूविंग अहेड फ्रेंड्स, मोर्जेंथाउ बोलते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट है ना वो नेशनल पावर में दे आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नेशनल पावर। आप नेशनल इंटरेस्ट को जब ही सिक्योर कर पाओगे जब आपके पास बहुत ज़्यादा नेशनल पावर है, आपके पास आर्म स्ट्रेंथ है। आर यू गेटिंग? आप इकोनॉमिकली भी पावरफुल हैं। इस तरीके से आप नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाएंगे। ये मोर्जेंथाउ का मानना था। अब नेक्स्ट मोर्जेंथाउ बोलते हैं दैट देयर एग्जिस्ट्स अ डिफरेंस बिटवीन मोरल एस्पिरेशन ऑफ ए नेशन एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोर्जेंथाउ बोलते हैं कि एक कंट्री की जो मोरालिटी है ना, जैसे एक नेशन स्टेट है, इसकी जो मोरालिटी है ना ये यूनिवर्सल मोरल नॉर्म्स से अलग है। मान लीजिए यूनिवर्सल मोरल नॉर्म तो बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा भाई है, बहन है, हम ये किसी से दुश्मनी नहीं है। ये थोड़ी आइडियलिस्ट बातें होगी। मोर्जेंथाउ बोलते हैं एक नेशन की जो मोरालिटी है ना वो एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंड करती है। एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उस नेशन के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है अपने कंट्रीज के जो सिटीजन हैं, अपने कंट्री के जो सिटीजन हैं उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने की। इसलिए यूनिवर्सल मोरालिटी जो यूएन बोलता है या जो आइडियलिस्ट लोग बोलते हैं ना, जो एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक बातें करते हैं, वैसे नहीं चलेगी। एक कंट्री के लिए अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी, अपनी टेरिटरी को गार्ड करना ही सबसे बड़ी मोरालिटी है। ये हैंस मोर्जेंथाउ बोलते हैं। अब हैंस मोर्जेंथाउ एक और चीज़ बोलते हैं, वो बोलते हैं दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ऑटोनोमस। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑटोनोमस इस तरीके से है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ना
इसके ऊपर किसी तरीके की रिस्ट्रेंट्स नहीं है। रिस्ट्रेंट्स इन द सेंस वही मोरालिटी वाली बात आ गई कि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ये नहीं बोल सकते कि आपको इसी दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। नेशन स्टेट्स उस हिसाब से काम करेंगे जिस हिसाब से वो अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को मैक्सिमाइज कर सके। तो गिन चुन के बात एक ही आ जाती है कि हर पॉइंट में नेशनल इंटरेस्ट और नेशन की पावर को मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं मोरजेनथाउ। तो आप अपने रियलिज्म के आंसर में हैंस मोरजेनथाउ की भी ये सारी बातें याद रखेंगे। फ्रेंड्स, अब यहां तक था क्लासिकल रियलिज्म। अब अब हम नियो रियलिज्म समझते हैं। फ्रेंड्स, क्लासिकल रियलिज्म और जो रियलिज्म आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उसी का पार्ट है नियो रियलिज्म। और जो मेन प्रोपोनेंट है ना नियो रियलिज्म के, दैट इज केनेथ वोल्ज। केनेथ वोल्ज ने अपनी बुक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ना नियो रियलिज्म और स्ट्रक्चरल रियलिज्म की नींव रखी, बुनियाद रखी। आइए जानते हैं कि ये नियो रियलिज्म क्या था और क्या है। सी, केनेथ वोल्ज एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं और इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नियो रियलिज्म क्लासिकल रियलिज्म से कैसे अलग है। केनेथ वोल्ज इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। क्वेश्चन है व्हाई एनार्की इन आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस में एनार्की क्यों है। सो रियलिज्म ने हमने रियलिज्म में देखा ऊपर कि एनार्की क्यों थी, बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। इंसान सेल्फिश है, ये तो मैन का नेचर ही है कि जो वॉर करेगा। बट नियो रियलिज्म बोलता है फ्रेंड्स, नो, ह्यूमन नेचर की वजह से एनार्की नहीं है। एनार्की इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी सेंट्रल अथॉरिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना एक सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं जो नेशन स्टेट्स के बिहेवियर को कंट्रोल करे, इसलिए एनार्की है। वहीं रियलिज्म यानी क्लासिकल रियलिज्म ने हमने क्या देखा था कि एनार्की क्यों है, आवर सेल्फिशनेस यानी ह्यूमन नेचर की वजह से एनार्की बताई गई थी कि जो ह्यूमन नेचर है ना दैट इज विक्ड, इसलिए एनार्की है। वहीं नियो रियलिस्ट क्या बोलते हैं, एनार्की इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। एक सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं, कोई नेशन स्टेट्स को रोकने वाला है ही नहीं दुनिया में, वो किसी की मानने को तैयार ही नहीं है, इसलिए एनार्की है। अब केनेथ वोल्ज अगले सवाल का जवाब देते हैं, वाई स्टेट्स वॉन्ट पावर, स्टेट्स को पावर की जरूरत क्यों है। सी, वो बोलते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में जब एनार्की है ना तो स्टेट एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते कि एक दूसरे को लेके इंटेंशंस क्या हैं, क्या इरादे हैं। इसलिए एक तो ये कारण है कि स्टेट्स को पावर चाहिए, ओके, क्योंकि उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अगर उन पे अटैक कर दिया, वो दूसरे स्टेट की उनको इंटेंशन का पता ही नहीं है। अब अगर किसी स्टेट ने उनको अटैक कर दिया तो उनके तो नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो बोलते हैं कि स्टेट को पावर की ज़रूरत इसलिए है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि वो दूसरों का जो इंटेंशन है उसका उनको पता नहीं होता कि कब कोई फ्रेंड आपका दुश्मन बन जाए। ओके, अब केनेथ वोल्ज जो नियो रियलिस्ट हैं, नियो रियलिज्म को ही स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहा जाता है। वो ना फ्रेंड्स दो मेन फैक्टर्स बताते हैं कि जिनकी वजह से दुनिया में ना कोऑपरेशन हो नहीं पा रहा है। कोऑपरेशन, नेशन स्टेट्स तालमेल के साथ रह ही नहीं रहे हैं। वो बोलते हैं एक तो है इनसिक्योरिटी एंड अदर वन इज रिलेटिव गेन्स। इनसिक्योरिटी हमने ऊपर भी देख लिया और यहां भी देखते हैं दैट एवरी स्टेट रिमेन्स कंसर्न्ड अबाउट द इंटेंशंस ऑफ अदर स्टेट लीडिंग टू इनसिक्योरिटी। हर स्टेट को चिंता है कि पता नहीं दूसरा स्टेट क्या कर दे। इंडिया को चिंता है पाकिस्तान क्या कर दे, पाकिस्तान को चिंता है इंडिया क्या कर दे। चाइना और इंडिया को एक दूसरे को लेकर टेंशन्स हैं कि वो मेरे बारे में क्या प्लान कर रहा है। तो एक तो ये फैक्टर है इनसिक्योरिटी का कि ये ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे को, जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी की वजह से नेशन स्टेट्स के बीच में कोई तालमेल नहीं हो पाता, देयर इज नो कोऑपरेशन। और अदर फैक्टर वो बताते हैं दैट इज ऑफ रिलेटिव गेन्स। फ्रेंड्स, रिलेटिव गेन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तरफ है फ्रेंड्स मान लीजिए इंडिया और एक तरफ है पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के पास हैं 10,000 मिसाइल्स, इंडिया के पास 10,000 मिसाइल्स हैं, ओके, एंड पाकिस्तान के पास है 5,000 मिसाइल्स मान लीजिए। अब
पाकिस्तान के पास भी मिसाइल्स तो हैं ही, अटैक करने की कैपेबिलिटी है, और इंडिया के पास भी हैं, बट पाकिस्तान के पास 5000 मिसाइल्स कम है। अब पाकिस्तान को टेंशन है कि इंडिया के पास जो 5000 मिसाइल ज़्यादा है ना, इसकी वजह से इंडिया हमें दबा के रखेगा, हमारे इंटरेस्ट्स को जियोपर्डाइज कर सकता है इंडिया, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है 5000 हमसे। ये हो गया रिलेटिव गेन का एग्जाम्पल। अब पाकिस्तान क्या करेगा फ्रेंड्स, और अटेम्प्ट करेगा कि मैं इंडिया के बराबर पहुंचूं, फिर इंडिया को टेंशन होगी कि पाकिस्तान हमसे आगे निकल रहा है, फिर इंडिया और मिसाइल स्ट्रेंथ बिल्ड करेगा। तो ये हो गया रिलेटिव गेन का एग्जाम्पल कि इस तरीके से दोनों स्टेट्स ना आर्म्स रेस में आ जाएंगे, कोई किसी का विश्वास ही नहीं कर रहा। तो ये रिलेटिव गेन्स भी एक फैक्टर है जो नेशन स्टेट्स को कोऑपरेट नहीं करने देता। ओके, अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फॉर क्लासिकल रियलिस्ट्स पावर इज एन एंड इन इटसेल्फ, वाइल फॉर द नियो रियलिस्ट्स पावर इज अ मीन्स टू एन एंड अल्टीमेट एंड फॉर स्टेट इज सर्वाइवल। देखिए, एक अंतर तो हमने नियो रियलिज्म का यहां देख लिया था कि एनार्की क्यों है, सेंट्रल अथॉरिटी की एब्सेंस है इसलिए। और क्लासिकल रियलिज्म क्या बोलते थे, एनार्की क्यों है, ह्यूमन नेचर की वजह से। अगला अंतर देखते हैं हम क्लासिकल रियलिस्ट और नियो रियलिस्ट के बीच का। क्लासिकल रियलिस्ट बोलते हैं कि पावर अपने आप में एंड है, यानी नेशन स्टेट्स जो मर्जी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, वो लास्ट मोमेंट तक, चाहे धरती खत्म होने जा रही हो, वो लास्ट मोमेंट तक नेशन स्टेट्स जो है ना वो पावर सीख करेंगे, अपनी पावर को मैक्सिमाइज करते रहेंगे, पावर के पीछे पड़े रहेंगे। वहीं नियो रियलिस्ट आर्ग्यू करते हैं फ्रेंड्स कि पावर अपने आप में एक एंड नहीं है, जो पावर है ना ये एक मीन्स है। मीन्स किस चीज़ का, सर्वाइवल का। नेशन स्टेट्स उतनी ही पावर एक्वायर करना चाहते हैं जितनी पावर से वो अपना सर्वाइवल, अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। ओके, एक ये अंतर हो गया क्लासिकल रियलिस्ट और नियो रियलिस्ट के बीच में। नेक्स्ट डिफरेंस इज फ्रेंड्स, जो नियो रियलिस्ट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है ना वो बोलता है कि हम ज़्यादा सिस्टमेटिक और साइंटिफिक हैं क्लासिकल रियलिज्म में। कैसे? जो क्लासिकल रियलिज्म था ना फ्रेंड्स, वो अपनी जो बेसिक फीचर्स देता है ना वो ह्यूमन नेचर और जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस है ना थिंकर्स की, उनके बेसिस पे देता है। जैसे ह्यूमन नेचर कैसा है, फिलोसोफर्स ने ह्यूमन नेचर के बारे में क्या बताया, मैकियावेली ने, होब्स ने, और थ्यूसिडाइड्स क्या बोलता है, कौटिल्य क्या बोलता है, इनके बेसिस पे। नियो रियलिज्म बोलता है हम ज़्यादा सिस्टमेटिक हैं, साइंटिफिक हैं, क्योंकि हम एम्पेरिकली बता रहे हैं आपको कि दुनिया में कोई सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं जो क्या बोलते हैं नेशन स्टेट्स को कंट्रोल करे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो क्लासिकल रियलिज्म है ना दैट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, वहीं जो नियो रियलिज्म है दैट इज साइंटिफिक इन नेचर। ओके फ्रेंड्स, तो हमने फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में ये जान लिया कि रियलिज्म के क्या बेसिक फीचर्स हैं। हमने ये देख लिया हैंस मोर्जेंथाउ ने रियलिज्म के क्या फीचर्स दिए, एज वेल एज हमने नियो रियलिज्म जान लिया कि नियो रियलिज्म और क्लासिकल रियलिज्म के बीच में क्या क्या बुनियादी अंतर है। दो तो हमने ये यहाँ पे देख लिए, एक हमने ह्यूमन नेचर और एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी देख लिया, फिर हमने नियो रियलिज्म के अंदर ये भी जान लिया कि क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोऑपरेट नहीं कर पाते नेशन स्टेट्स। वन इज इनसिक्योरिटी, द अदर वन इज रिलेटिव गेन्स। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम ऑफेंसिव रियलिज्म और डिफेंसिव रियलिज्म को देखेंगे, और रियलिज्म के जो और भी वेरिएंट्स हैं जैसे एक नियो क्लासिकल रियलिज्म है उसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स अब वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।